12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। मोदी का मंदिर संदेश 24 में जीतेंगे देश, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रभु राम वैसे तो सबके हैं, लेकिन सियासी तौर पर जब भी बात होती है तो फिर बीजेपी अपना मजबूत दावा ठोक देती है, और यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठान की तारीख आते ही सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। बाहर से दिखावा करते हैं कि भगवान राम के भक्त हैं, अंदर से कोई भक्ति इनमें नहीं है, और अंदर से जो सत्ता का माध्यम बना रखा है, ये तो पूरा देश के लिए सौभाग्य की बात है, उन्हीं के लिए नहीं है। सबका कोऑपरेशन है और न्यायपालिका से जजमेंट आया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी कोई राजनीतिक दल हो, उन सब के लिए जवाब है। मोदी जी खुद ही जाएंगे, मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। अच्छा, ये सियासी बोल इस मुद्दे पर जो आप सुन रहे थे दिव्यांग, हिंदुत्व के मुद्दे पर आप बीजेपी से जीत नहीं सकते। विपक्ष को इसमें क्लैरिटी है, वो बीजेपी की पिच है। जाति, वो विपक्ष अपनी पिच बनाने की कोशिश में है, जिस पर वो चाहती है कि बीजेपी 24 चुनाव में आए और कुछ चांस विपक्ष का बने। लेकिन सवाल ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या जैसे 90 के दशक में वो सांप्रदायिकता वाला मुद्दा जिसके चलते बीजेपी को राजनीतिक तौर पर अछूत बनाने की कोशिश होती थी, क्या इस बार मंडल वर्सेस कमंडल 2.0 में जाति वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी को पॉलिटिकली आप अलूफ करना चाहते हैं, उसको राजनीतिक तौर पर अछूत बनाने की विपक्ष कोशिश कर सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें आपने पूछ ली हैं, पर एक मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई, मैं वहाँ पर मौजूद था, तो जो उत्साह था लोगों में, जो उत्तेजना थी लोगों में, उसके बाद कई बार मैं गया, वैसा कभी नहीं दिखाई दिया। तो एक तरीके से मुद्दा जो था वो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ उसी दिन था, 6 तारीख को, 6 दिसंबर के दिन। उसके बाद लगातार उसमें ढलान आई है। अब ये मंदिर बन चुका है, एक चीज़ जब बन जाती है तो अब किस तरह से उसको गर्म करना है, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से मुद्दे को गर्म करना है। दूसरी तरफ जो मैंने पहले कहा कि जो मंडल पॉलिटिक्स करते हैं, उनके पास पहली बार एक मुद्दा आया है, क्योंकि जब मंडल लागू हो गया तो एक तरीके से उस मुद्दे की भी हवा निकल गई जी। अब ये पहली बार उनके पास एक ऐसा बड़ा मुद्दा आया है जिस पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी भी जातीय जनगणना पर साफ नहीं बोल रही, बीजेपी के छोटे नेता भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी कॉर्नर है। मुझे ये लगता है कि जैसे अगर ये चुनाव के जो नतीजे आते हैं, उसमें अगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि ये जातीय जनगणना वाला मुद्दा भारी हो रहा है और ये हमको ले डूबा, तो इस पर ज़रूर परिवर्तन होगा। ये बीजेपी की खासियत है कि जब भी वो भांप लेते हैं कि इस मुद्दे की वजह से हमको मुश्किल हो रही है, तो वो कोई ना कोई उसका रास्ता ढूंढते हैं। फिलहाल जाति का जो मुद्दा है, बीजेपी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है अकेले, क्योंकि जितने उसके सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए जिसमें अजीत पवार गुट है, एकनाथ शिंदे गुट है, यहाँ यूपी में अनुप्रिया पटेल है, वो सब मांग कर रहे हैं, खुलकर मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए, और बीजेपी इस मामले में अलग थलग अकेली। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता उभरे हैं जो सारी स्थितियों को अपने अनुकूल बना रहे हैं। 2014 के बाद से सारे चुनावों को आप देखिए तो सारा एजेंडा वो तय करते हैं जी। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता है जो हिंदुत्व से विकास पुरुष बने और विकास पुरुष से फिर से हिंदुत्ववादी नेता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जो आपके सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दलों को वो इस स्थिति में लाके खड़ा कर रहे हैं कि यदि आपको भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, हमारी लाइन टोक करनी होगी। हमें तो देखना दिलचस्प होगा सर कि कौन कितना अपने मुद्दे को गरमा पाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधी लकीर खींची हुई है, एक तरफ हिंदुत्व वाली राजनीति, दूसरी तरफ जाति वाली राजनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।